Good afternoon to you all. So, today we are starting a very interesting topic, equality. But first, let me ask you one simple question: that what does truly inequality means? That what does it means that we all are equal? Means the Indian Constitution has said that all are equal. So, but what does it really mean? Means, are we and the sweeper we sweep the road in the morning, are we equal, or the common people and the Ambanis or many businessmen, politicians, are we equal? No, it is. Yes. So what does this equality which is enshrined in the constitution really means? So we'll find out the answer in this topic, equality, which is class 7 political science. Class 7 political science. In this chapter there is on equality. So we are going to start with this. Okay. So first of all, in the Indian Constitution, it has been clearly defined from Article 14 to Article 18. It is defined concept of equality, means equal protection of equality before law, and the state cannot discriminate on the basis of caste, color, creed or religion. So they are very, and abolition of untouchability, and no titles should be given. So these are all mentioned in Article 14 to 18. We'll study later. But first, we'll study that how equality is mean in the Indian democracy. See, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तो दे दिया गया है कि इक्वालिटी मेंटेन करनी चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं कि इनइक्वालिटी नहीं होगी. इंडियन सोसाइटी इतनी बड़ी है और कॉम्प्लेक्स है कि इनइक्वालिटी कहीं ना कहीं रहेगी. इसका मतलब ये भी नहीं कि इक्वालिटी को फॉलो करता है या छोड़ दिया है, या इक्वालिटी पे काम करना छोड़ दिया है. ऐसा भी नहीं हो सकता. गवर्नमेंट और वेरियस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस वर्क करते हैं कि इक्वालिटी को प्रमोट किया जाए थ्रू वेरियस मेजर्स. ठीक है. और कॉन्स्टिट्यूशन भी ये मेजर मतलब प्रोवाइड कराता है लोगों, सिटीजन्स को, कि इक्वालिटी लोग ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें. ठीक है. सो वेरियस मेजर्स, there are various measures through which the government, there are various provisions in the constitution which provides for the equality. So what are those provisions? We'll look. Provisions in the Indian Constitution which guaranteed the equality. So the number first is all are equal before law. दो टर्म होते हैं, एक होता है इक्वालिटी बिफोर लॉ और एक होता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. वो हम लोग क्लास 11th में या हायर क्लासेस में डिस्कस करेंगे. बहुत डीप कॉन्सेप्ट है. अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया पहला जो प्रोविजन है वो है इक्वल, ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ. मीन्स एवरी वन हैज़ टू बी इक्वल बिफोर लॉ. मीन्स वेदर आई एम or Ambani's or any other politician or even the president of India, he has to follow, he or she, all are equal before the law. Means everyone, means everyone has to obey same law. मतलब ट्रैफिक वायलेशन पे अगर मेरे ऊपर फाइन लगेगा तो यूपी के सीएम के ऊपर भी वही फाइन लगेगा, उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा. रिसेंटली शायद कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर थे, उनके ऊपर भी सेम. अब यहाँ पे इक्वालिटी का ये कॉन्सेप्ट हम लोग को देखने को मिलता है कि कर्नाटक के सीएम की गाड़ी का भी ट्रैफिक वायलेशन हुआ था, उनका भी चालान कटा था. तो इक्वालिटी शो करता है कि जैसा इक्वल, जैसे लॉ हमारे लिए इक्वल है यानी कॉमन सिटीजन्स के लिए, वो एक हायर क्लास सिटीजन्स के लिए भी वही है. ओके. ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ. Number second, no person can be discriminated
on the basis of caste, color, रिलीजन, रेस। सेकेंड प्रोविजन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कि कोई भी सिटीजन्स को हम लोग किसी कास्ट के बेसिस पे, किसी के क्लास के बेसिस पे, किसी के रेस के बेसिस पे, यहाँ तक किसी के रिलीजन के बेसिस पे हम लोग डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। ये है हम लोगों का दूसरा प्रोविजन, यानी सबके लिए लॉ इक्वल होगा। ये नहीं कि ये दूसरे रिलीजन से या दूसरे जेंडर से भी है तो हम लोग के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर दिया जाए। गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती है। इसको हम लोग और डीपली डिस्कस करेंगे आगे चल के, ये भी बहुत अच्छा है, ठीक है। उसके बाद थर्ड है दैट एवरी पर्सन हैज़ द राइट, ओके, टू एक्सेस ऑल पब्लिक प्लेसेस। Everyone has right to access to public places. Now what are these public places? These public places are wells, घाट्स और any public institutions, ठीक है। तो यहाँ पे ये या लाइक पार्क्स और रोड्स, ठीक है। तो यानी यहाँ पे सबका एक राइट है। बहुत सालों पहले, मतलब बिफोर द इंडिपेंडेंस और उससे भी पहले अगर ले ले, प्री टाइम्स में, प्री एंशिएंट टाइम्स में, तो कुछ लोगों को ये एक्सेस नहीं था, यानी डिस्क्रिमिनेशन होता था। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इसे अबॉलिश कर दिया, इस डिस्क्रिमिनेशन को, यानी इस प्रैक्टिस को। तो नंबर 4, अनटचेबिलिटी। हैज़ बीन अबॉलिश्ड। अनटचेबिलिटी यानी जो छूत अछूत का कॉन्सेप्ट है, जो उसको अबॉलिश कर दिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन ने ये कहा कि अनटचेबिलिटी एक बहुत ही सीरियस, इट इज़ अ वेरी हीनियस एंड सीरियस फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, सो इट शुड बी अबॉलिश्ड, ठीक है। तो ये सारे प्रोविजंस थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के, ओके। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। सो अच्छा, अब ये कॉन्स्टिट्यूशंस, मतलब ये प्रोविजंस तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में प्रोवाइड करा दिए गए। अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा, ये काम किसका है? सिंपल, हम लोग अगर 3 गवर्नमेंट के अगर पढ़ें, मतलब तो पहला कॉन्स्टिट्यूशंस के क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए लॉ बना और लॉ को इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी किसकी होगी? पार्लियामेंट ही, ठीक है, मतलब सॉरी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि लॉ को इम्प्लीमेंट किया जाए। तो अब कैसे होगा? यानी इक्वालिटी को अगर हम कह लिया जाए तो इक्वालिटी कैसे इम्प्लीमेंट करी जा सकती है, ठीक है। सो देयर आर 2 वेज, 2 तरीक़ों से इक्वालिटी को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, ठीक है। सो क्या क्या वो तरीके हैं, देखते हैं। तो सबसे पहला है थ्रू लॉज विच आर प्रोवाइडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, ठीक है। यानी द फर्स्ट वे इज थ्रू लॉज एंड रेगुलेशंस विच आर गारंटीड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी लॉज के ज़रिए, जो लॉज कॉन्स्टिट्यूशंस में गारंटीड है, यानी आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 बताया था। आर्टिकल 15 राइट टू इक्वालिटी की बात करता है, आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करता है, और आर्टिकल 15 राइट टू इक्वालिटी की, यानी द स्टेट का ये काम है कि स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा किसी को, किसी के रिलीजन के बेसिस पे, किसी को कास्ट के बेसिस पे, क्लास के बेसिस पे या रेस के बेसिस पे, किसी भी तरीके से स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। आर्टिकल 16 कहता है कि स्टेट इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा। आर्टिकल 17 कहता है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, और आर्टिकल 18 कहता है अनटचेबिलिटी शुड बी अबॉलिश्ड, ठीक है। सो ये सारे आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 जितने भी लॉज हैं, ये सारे
ये प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशंस में, ठीक है। तो ये इन लॉज के ज़रिए, और ये लॉज यानी इम्प्लीमेंट कैसे किए जाते हैं, इम्प्लीमेंट तो हो गए आर्टिकल 32 के ज़रिए, थ्रू आर्टिकल 32। यानी अगर आप इन किसी भी लॉज का वॉलेशन हो रहा है, यानी किसी आर्टिकल का वॉलेशन कर रहा है कोई, तो आप आर्टिकल 32 के ज़रिए आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगा, या इन लॉज के खिलाफ इम्यूनिटी उसके खिलाफ आपको ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा आर्टिकल 32 पर। आर्टिकल 32 इट्स द थ्रू वेरियस रिट्स, various writs like habeas corpus and quo warranto, certiorari, so through various writs. Number second, through equality can be implemented is through government schemes. पहला तरीका यानी लॉस जो कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटीड है उसको लेके इक्वालिटी को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18। गवर्नमेंट ऑफिसेस में भी और गवर्नमेंट के जितने एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम रख रहे हैं या गवर्नमेंट की प्लेसेस रख लें वहाँ पे इक्वालिटी इंप्लीमेंट की जा सकती है। अच्छा, दूसरा होता है थ्रू गवर्नमेंट स्कीम, कि गवर्नमेंट स्कीम्स के जरिए या गवर्नमेंट ही इक्वालिटी प्रोवाइड कराने की कोशिश करती है। कैसे, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, इसको हम लोग कह सकते हैं मिड डे मील स्कीम, और है रिजर्वेशन, लेकिन रिजर्वेशन थोड़ा एक बहुत लेंदी टॉपिक हो जाएगा, तो ये हम लोग देखते हैं थ्रू मिड डे मील स्कीम। अब मिड डे मील स्कीम क्या है? द गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस द मिड डे मील स्कीम इन द गवर्नमेंट स्कूल सो दैट द स्टूडेंट्स, मीन्स इट इज़ अ कॉन्सेप्ट दैट स्टूडेंट शुड ईट द मील, द लंच in the school only, and that meal has been provided by the school, means it has been cooked in the school only, that meal, ठीक है। अब इससे क्या फ़ायदा, मिड डे मील स्कीम से क्या फ़ायदा हुआ? मिड डे मील स्कीम से ये हुआ कि सबसे पहले जो कि बहुत सी रिपोर्ट अटेंडेंस, सबसे पहले जो इशू था अटेंडेंस, यानी ऐसा होता था कि बहुत से जो बच्चे थे स्कूल्स में वो लंच के टाइम पे घर चले जाते थे और वापस नहीं आते थे, तो लंच के बाद स्कूल वापस ही नहीं आते थे। तो अब अगर मिड डे मील स्कीम लॉन्च इम्प्लीमेंट कर दिया गया तो इससे ये हुआ कि उनको जो है घर पे ही खाना मिले, वो स्कूल में ही उनको मील प्रोवाइड होगा, लंच प्रोवाइड होगा, और लंच प्रोवाइड होगा तो वो लोग स्कूल में ही रुकेंगे, ठीक है। दूसरी बात, हंगर को मिटाने में का बहुत बड़ा रोल था कि बहुत से लोग इसलिए भी नहीं आ पाते थे क्योंकि उनके पास बेसिक, मतलब इंडिया में जब अभी भी ऐसे बहुत सी जगह हैं जहाँ पे पर डे, मतलब एक दिन का खाना खाने के पैसे भी नहीं है किसी के पास। तो ये मिड डे मील स्कीम से ये हुआ कि जिनके पास खाना खाने के, यानी अच्छा खाना खाने के या बेसिक खाना खाने के भी इनके पास पैसे नहीं थे, उनको स्कूल में बच्चों ने प्रोवाइड कराया गया, बच्चों को प्रोवाइड कराया गया। उससे ये हुआ कि सबसे बड़ी बात, उनकी हंगर जो है, हंगर का सल्यूशंस इसमें निकला, ठीक है, उनकी भूख मिटी, तो उनका पढ़ाई में, मतलब पढ़ाई पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस उनका और होने हुआ, यानी वो स्कूल फिर आने लगे। अच्छा, एक और बात, बहुत सारी मदर्स भी ऐसी होती थी, ठीक है, जो अपना टाइम, मतलब जो इनफॉर्मल वर्कफोर्स में वो थी, इनफॉर्मल वर्कफोर्स में काम कर रही थी, जैसे कि एज अ कंस्ट्रक्शन वर्कर, एज अ लेबरर, तो वो अपने बच्चों को टाइम, वो अपना कीमती टाइम निकाल के बच्चों को लंच प्रोवाइड कराया करती थी। अब मिड डे मील स्कीम से ये हुआ कि बच्चों को घर आना नहीं पड़ता है, तो वुमेन जो थी या मोस्ट ऑफ द लेडीज़, उनको ये बर्डन नहीं रहेगा कि बच्चों को क्या खिलाना है, क्योंकि उनको स्कूल से ये लंच मिल जाएगा, ये लंच गवर्नमेंट प्रोवाइड कराएगी। तो बहुत से इसके बेनिफिट्स हुए। तो नंबर फर्स्ट बेनिफिट्स इज अटेंडेंस। अच्छा, इसकी अगर रिपोर्ट देखी जाए तो इससे ये साबित हुआ कि अटेंडेंस जो है धीमे धीमे बढ़ने लगी, अटेंडेंस जो है गवर्नमेंट स्कूल में धीमे धीमे बढ़ने लगी, ठीक है। अच्छा, लेकिन अभी भी इनइक्वालिटी अभी भी इसी में है। इनइक्वालिटी क्या है कि बहुत से लोग गवर्नमेंट स्कूल्स और प्राइवेट स्कूल्स में, देयर इज अ वेरी मच डिफरेंस बिटवीन अ गवर्नमेंट स्कूल एंड अ प्राइवेट स्कूल, दैट मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स, मिडिल क्लास पेरेंट्स और इवन द हायर क्लास पेरेंट्स, they prefer private schools rather than government schools, okay, so inequality persists there। अब वो inequality को ख़त्म करने का काम भी गवर्नमेंट का है, ठीक है, और इसके लिए भी बहुत सारे वेरियस स्कीम्स हैं और मेजर्स इम्प्लीमेंट करे जा रहे हैं इसके लिए। सो आई थिंक देयर आर टू वेज यू हैव अंडरस्टूड थ्रू विच इक्वालिटी कैन बी इम्प्लीमेंटेड, ओके। अच्छा, एक और बात करते हैं।
इशू ऑफ इक्वालिटी इन अदर कंट्रीज़। ऐसा नहीं है कि हर एक डेमोक्रेसी में, हम लोगों ने लास्ट टर्म पे शायद क्लास 6 में जब हम लोग पढ़ रहे थे गवर्नमेंट, रोल ऑफ गवर्नमेंट पढ़ रहे थे, उनका गवर्नमेंट का काम क्या था, इक्वल पार्टिसिपेशन प्रोवाइड करना, ठीक है, उसके बाद सोशल जस्टिस प्रोवाइड करना, इक्वल रिप्रेजेंटेशन भी देना और इक्वालिटी प्रोवाइड करना, जस्टिस प्रोवाइड करना। ये सारा काम किसका है, गवर्नमेंट का। मतलब जस्टिस तो इसका सुप्रीम कोर्ट्स का, जुडिशरी का काम है, लेकिन गवर्नमेंट भी कुछ हद तक देती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि डेमोक्रेसी में इक्वालिटी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि बिना इक्वालिटी के डेमोक्रेसी वो किसी काम की नहीं होती है। सो इक्वालिटी इज़ अ वेरी मच इंपॉर्टेंट in a democracy and in a healthy democracy. So issue of equality in other countries. So when we are talking about issue of equality in other countries, so what can be said that there is in every democracy there is some problems. There are some problems. Means no one is a healthy democracy. No country can be said that it has a perfect democracy. Perfect democracy कहीं नहीं देखने को मिलेगी, कहीं ना कहीं लूप होल्स मिल ही जाते हैं, ठीक है। अब चाहे इंडिया में हो, इंडिया में सबसे ज़्यादा क्या इशू है इक्वालिटी को लेके, कास्ट, यानी कास्ट इनइक्वालिटी बहुत देखने को मिलती है, रिलीजियस इनइक्वालिटी बहुत देखने को मिलती है। सो वैसे ही सेम इंडिया में है तो बाहर के देशों में भी ऐसे ही है। लाइक व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट America, it is the first country to have a democracy. यानी सब फर्स्ट कंट्री टू हैव अ डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेटिक सिस्टम। डेमोक्रेटिक सिस्टम इन्हीं के वहाँ आया था सबसे पहले। प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन जो है, बिल ऑफ राइट्स जो है, ये सारे अमेरिका के ही आए थे, ठीक है। तो अमेरिका सबसे पहले आया था, लेकिन अमेरिका में अब बहुत इनइक्वालिटी वहाँ पे भी परसिस्ट करती थी, ठीक है। व्हाट इनइक्वालिटी, रेशियल इनइक्वालिटी इज कॉल्ड एज रेशियल इनइक्वालिटी, ठीक है। थ्रू 1950s, ठीक है, और बहुत सारे मूवमेंट चले, ठीक है, इनइक्वालिटी के लिए, ठीक है। वाई, बिकॉज देयर इज़ अ वेरी मच देयर इज़ अ फाइट बिटवीन द वाइट and the black, ठीक है। the black like African Americans, they are called the African Americans, they were discriminated through for black, for their color, for the black color, the African American were discriminated in the America, ठीक है। okay, so there's a very famous movement known as civil rights movement. I think it started in 1964. so through this movement the African Americans demanded inequality, that they should not be discriminated just on the basis of their color. Okay, I think the famous incidents which sparked this is the incident of Rosa Parks. और इस मूवमेंट के बहुत सारे और भी थे, क्या कहते हैं, जैसे मार्टिन लूथर, ठीक है। मार्टिन लूथर भी क्या कहते हैं इनइक्वालिटी के खिलाफ बहुत ज़्यादा खड़े हुए। मार्टिन लूथर जो थे वो बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी के खिलाफ उन्होंने स्ट्रगल किया, और सेम इज़ विद रोज़ा पार्क्स, ठीक है। अगर क्लास 7 NCERT में आप जाएंगे तो आपको ये नाम देखने को मिलेंगे। ओके, सो दीज आर द इशू ऑफ इक्वालिटी इन अदर कंट्रीज ऑल्सो। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में ही देखने को मिलेगा, अमेरिका में भी यही इनइक्वालिटी आपको कहीं ना कहीं किसी फॉर्म में दिख जाएगी। तो आपको कहीं किसी और कंट्री में इनइक्वालिटी कहीं और भी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में ही ये एक प्रॉब्लम परसिस्ट है। इंडिया में कास्ट इक्वालिटी है, लेकिन अब वो धीमे धीमे डाइल्यूट हो रही है, जैसे जैसे इतना। ऐसा नहीं कि जो चीज़ 1000 साल से चली आ रही है उसको कुछ टाइम लगेगा वो आइडेंटिटी को डाइल्यूट करने में। गवर्नमेंट रिफॉर्म्स के ज़रिए, गवर्नमेंट की प्रोग्राम्स के ज़रिए, कॉन्स्टिट्यूशन ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को इम्प्लीमेंट कराया जाए, जितनी अवेयरनेस आती जाएगी उतनी ज़्यादा ये चीज़ डाइल्यूट होती जाएगी। तो बहुत टाइम लगेगा। जो चीज़ 1000 साल से चल रही है उसको कम से कम 100-200 साल लगेंगे। अभी 75 साल हुए हैं इम्प्लीमेंट हुए कॉन्स्टिट्यूशन में और ये इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट में, तो अभी और टाइम लगेगा। ओके, अच्छा एक और बात, मिड डे मील स्कीम जो हम लोगों की, बताना भूल गया मैं। मिड डे मील स्कीम सबसे पहले लॉन्च हुई थी वो तमिलनाडु में,
तमिलनाडु में लॉन्च हुई थी 2001 में, ठीक है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया था कि ये बाकी स्टेट्स में भी इम्प्लीमेंट हो, और फिर वहाँ से ये मिड डे मील स्कीम का कॉन्सेप्ट निकल के आया, और उसी के बाद से बहुत सारे अदर स्टेट्स ने ये अडॉप्ट किया, ठीक है। ये मेजर, ठीक है, जिसके अभी भी गवर्नमेंट में, मतलब गवर्नमेंट स्कूल्स में मिड डे मील स्कीम चलती है, ठीक है, और उसको रेगुलेट करते हैं आंगनवाड़ी वर्कर्स जो हैं वो बनाते हैं। अच्छा, ये भी हुआ मिड डे मील स्कीम से इक्वालिटी भी प्रमोट हुई। इक्वालिटी कैसे प्रमोट हुई कि सारे बच्चे एक ही तरह का खाना खाएंगे, यानी कोई अगर गांव में, मतलब गवर्नमेंट स्कूल में भी अगर कोई अपर कास्ट का पढ़ रहा हो और लोअर कास्ट का पढ़ रहा हो, खाना सेम खाएंगे और साथ में बैठ के खाएंगे, तो ये एक इक्वालिटी को प्रमोशन मिला। उसके बाद बहुत सारे, मतलब जो स्कूल्स में जो मिड डे मील स्कीम प्रिपेयर करती या कुक करती थी वो दलित वुमेंस या दलित वर्कर्स करती थी, ठीक है। अभी भी ये हो रहा है कि बहुत सारे दलित वर्कर्स को हायर किया जाता है ये खाना, मिड डे मील स्कीम, मिड डे लंच तैयार करने में, तो वो खाना सभी को खाना पड़ता है। तो यहाँ पे एक क्वालिटी का प्रमोशन हुआ कि एक टाइप से कि एक दलित जो है फूड कुक कर रहा है और वो सब लोग खा रहे हैं। तो इन गवर्नमेंट स्कीम्स के प्रोग्राम्स के ज़रिए इक्वालिटी प्रमोट हो रही है, और भी ऐसे प्रमोट होती रहेगी, तभी जाके ये इक्वालिटी जो है कॉन्सेप्ट आगे चल के और ज़्यादा वर्क करेगा। और ये जो इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है, यानी कास्ट इनइक्वालिटी, रेशियल इनइक्वालिटी और रिलीजियस इनइक्वालिटी, ये सब और भी जगहों पे इंप्लीमेंट किएगी, तो ये आइडेंटिटी डाइल्यूट होने में बहुत टाइम लगेगा। अब तक बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो गई है। अगर 1950 से देखा जाए और 2025 की बात की जाए, तो अब तब से लेकर अब तक बहुत ज़्यादा चीज़ों में फ़र्क आया है। एंड मेनली आफ्टर द LPG, द लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, 1991 रिफॉर्म्स, उसके बाद भी बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। जेंडर इनइक्वालिटी हम लोगों को जैसे कि देखने को मिलती है अभी भी, मतलब कि वुमेंस को कम वेजेस मिलती है, पर डे वेजेस मिलती है, चाहे इनफॉर्मल वर्कफोर्स में हो चाहे फॉर्मल वर्कफोर्स में भी हो, और मेंस को हायर मिलती है। लेकिन अभी भी ये थोड़ी चीज़ें कम हो रही है कि अभी भी प्राइवेट सेक्टर में भी अब जैसे जैसे वुमेंस वर्कफोर्स धीमे धीमे जा रहा है, तो वुमेंस को भी हायर सैलरीज दी जा रही है। ओके, सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी। और एक और बात, इक्वालिटी क्यों मैटर करती है हम लोगों के लिए, एक और बात कि इक्वालिटी क्यों मैटर करती है। देखिए, इक्वालिटी का काम यही है, इक्वालिटी का काम है कि एक डेमोक्रेसी में, एक मतलब डेमोक्रेसी में एक इक्वालिटी का मतलब ये है कि समानता, ठीक है, समानता यही होगी, ठीक है, किसी के साथ भी भेदभाव ना किया जाए, ऐसा नहीं है। एक होती है पॉलिटिकल इक्वालिटी, सोशल इक्वालिटी, एंड द नेक्स्ट इज इकोनॉमिक इक्वालिटी, ठीक है। हम लोग अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक इक्वालिटी हम लोगों के पास नहीं है, मीन्स अगर हम लोग के पास इकोनॉमिक इक्वालिटी बिल्कुल नहीं, यानी हम पैसों से देखा जाए तो मैं और अगर मजदूर है कोई एक लेबर है तो वो इकोनॉमिक इक्वल नहीं है, ठीक है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो कभी इक्वल आएगा नहीं, ठीक है। यानी अगर मैं हूँ और एक लेबर है, ठीक है, ये इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है इक्वल? क्योंकि पैसों से इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं है हम लोगों के पास। मेरे पास पैसे ज़्यादा है, मेरे पास खुद का भी घर है, और एक लेबर के पास, उसके पास खुद का घर भी नहीं है, तो उसके पास पैसों की भी कमी है, तो इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि लेबर के पास पॉलिटिकल इक्वालिटी है, पॉलिटिकल इक्वालिटी नहीं है, ऐसा नहीं है। लेबर के पास पॉलिटिकल इक्वालिटी है, बिल्कुल है। लेबर के पास भी ये एक चांस है कि वो इलेक्शन लड़ सकता है और जीत सकता है, और वो एक स्टेटा में हायर आ सकता है, यानी वो मेरे बराबर आ सकता है, ठीक है। जैसे हमारी प्रेसिडेंट वो बहुत ही लोअर एक ट्राइबल सोसाइटी से आती हैं जो हमारी इंडिया की प्रेसिडेंट है, तो उनको ये प्रोवाइड की गई ना, ये अपॉर्चुनिटी किसने प्रोवाइड की? ये कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड की, ये इक्वालिटी कि कोई भी हो इस देश का, वो एक इलेक्शन लड़ सकता है, वो कहीं भी पार्टिसिपेट कर सकता है, वो इंडिया का प्रेसिडेंट भी बन सकता है, ठीक है। या जस्ट लाइक प्राइम मिनिस्टर मोदी जी विच कम्स फ्रॉम अ बैकवर्ड क्लास, सो उनको भी एक अपॉर्चुनिटी किसने प्रोवाइड की? कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड की। अगर पॉलिटिकल इक्वालिटी आ जाएगी तो इकोनॉमिक इक्वालिटी भी आ जाएगी। इकोनॉमिक इक्वालिटी आने के बाद फिर ये धीमे धीमे सोशल इक्वालिटी जो है वो भी आना स्टार्ट होगी, यानी उनको भी धीमे मिलने चलेगा। अब सोशल इक्वालिटी तो यहाँ पे अभी इंडिया में बहुत ज़्यादा है, मतलब अगर आप कहीं हायर एक स्टेटस पर पहुँच भी जाओगे तब भी आपके पास सोशल इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है, क्योंकि सोशल बाइकॉट भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन वो चीज़ डाइल्यूट होते होते बहुत टाइम लगेगा। पहले पॉलिटिकल इक्वालिटी इंडिया ने प्रोवाइड कराई, ठीक है, और इकोनॉमिक इक्वालिटी भी प्रोवाइड करा रहा। अब इकोनॉमिक इक्वालिटी कैसे प्रोवाइड करा सकता है? ऐसा तो नहीं कि हम लोग अंबानी के जितना पैसा मिल जाएगा हम लोग को, ऐसा नहीं है, लेकिन हम लोग को अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है, ठीक है। यही आर्टिकल 16 में बताता है, आर्टिकल 16 यही कहता है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड
करी जाए हर एक को, ठीक है, ताकि कोई भी हो, जैसे मैं भी हूँ या कोई और भी है या मुझसे भी कोई गरीब है, तो उसके पास ये अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए क्या, कि वो बिजनेसमैन या एक बहुत हायर तक, एक स्टेटस तक पहुंच जाए। ये क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी यानी एक हायर वर्क, यानी एमएनसी में भी जॉब कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए एजुकेशन देनी पड़ेगी, तभी एजुकेशन का कॉन्सेप्ट आया, आरटीई, राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन तभी आया कि टिल क्लास 8 और टिल द एज ऑफ 14 फ्री कंपलसरी एजुकेशन दी गई, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट ला के गवर्नमेंट, ये काम सिर्फ गवर्नमेंट कर सकती है, कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन नहीं कर सकता है। तो ये काम गवर्नमेंट का है कि ये इक्वालिटी को प्रमोट किया जाए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इक्वालिटी को प्रमोट किया जाए, ठीक है। अच्छा, एक होता है इक्वालिटी और एक होता है इक्विटी। देयर इज अ मच वेरी मच डिफरेंस बिटवीन इक्वालिटी एंड इक्विटी, ठीक है। तो अब लोग आगे इस चैप्टर में और डिस्कस करेंगे, मतलब आगे नेक्स्ट चैप्टर जब हम लोग इनइक्वालिटी डिस्कस करेंगे, लास्ट चैप्टर आई थिंक शायद, तो हम लोग इनइक्वालिटी भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उसी में इक्वालिटी इक्विटी को डिस्कस करेंगे। इक्वालिटी इक्विटी में इतना फर्क समझिए कि इक्वालिटी मतलब सबको समान नज़रिए से, ठीक है, और इक्विटी का मतलब है कि जो जिसको जितनी रिक्वायरमेंट है उसको हिसाब से उतना प्रोवाइड करना, ठीक है। जस्ट लाइक अगर इक्वालिटी का मतलब ये होता है कि सपोज ये ऐसा करिए कि अगर ये है, ठीक है, अगर कोई किसी के पास इतने पैसे हैं, ठीक है, और ये एक सेकंड पर्सन है, अगर किसी के पास, मतलब ये फर्स्ट पर्सन है, इसके पास बहुत ज़्यादा ये रिच है, ठीक है, और ये भी एक मिडिल क्लास पर्सन है, ठीक है, मिडिल क्लास पर्सन है, और ये थर्ड है, ये बहुत पुअर पर्सन है, ठीक है। तो इन तीनों के पास पैसों, मतलब अलग अलग पैसा है, ठीक है। अब इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि सबको बराबर कर दिया जाए। इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट कहता है कि सबको बराबर के स्तर पे लाया जाए, ठीक है। अब कैसे हो सकता है ये या तो ये ऐसे हो सकता है कि इसका पैसा निकाल के इसको और इसको दे दिया जाए, तो सब बराबर आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन क्या ये इसके साथ नहीं होगा, ये इनइक्वालिटी इसके साथ नहीं होगी कि इसने तो पैसा अपनी मेहनत से कमाया है, तो इसका पैसा इसको भी और इसको भी मिल रहा है, ये इनइक्वालिटी आ गई ना, ठीक है। ये इनइक्वालिटी उसके साथ हो गई। अच्छा, इक्विटी क्या कहती, इक्विटी कहती कि सबको बराबर का हक देना, ठीक है, जिसको जितनी रिक्वायरमेंट हो, ठीक है। अगर इसके पास इतना पैसा है, इसके पास अगर किसी अमीर आदमी के पास और पैसा है, तो कोई गरीब आदमी एक लेबर है, उसके पास नहीं है पैसा, तो ये उसके पास पैसा कैसे आ सकता है, उसके पास पैसा कैसे आ सकता है, गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल सकता है, ठीक है, पीडीएस सिस्टम जिससे आते हैं उसको घर का राशन भी मिल सकता है, यानी उसको उसके क्लास के हिसाब से उतना प्रोवाइड कराया जा रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसको भरपूर पैसा है, यानी उसको ये नहीं बताया जा रहा है कि तुम और अंबानी इक्वल हो, हाँ इक्वल हो, लॉ अंडर बिफोर द लॉ, बिफोर लॉ तुम इक्वल हो, लेकिन तुम अभी भी अनइक्वल हो, ठीक है। तो यानी तुम्हें तुम्हारे हिसाब से प्रोवाइड कराया जा रहा है, ठीक है। इसी को कहते हैं इक्विटी, ठीक है, कि लोगों को जितनी रिक्वायरमेंट हो उसको इतने हिसाब से प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर दैट इज इक्वालिटी। नेक्स्ट टाइम पे हम लोग और डिस्कस करेंगे, सेकेंड चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे इसका, और भी हम लोग चीज़ें पढ़ेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ओके। सो थैंक यू। पहले भी मैं तुमसे मिला हूँ, पहली दफा ही